नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का श्री श्याम ग्रुप ऑफ एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। अपने बीएससी सेकेंड ईयर की फिजिक्स पढ़ रहे हैं और इसके अंदर अपने थर्ड पेपर शुरू किया है कल। और अपने पेपर का नाम प्रकाशिकी या ऑप्टिक्स अपने नाम है इसका। और 5वीं यूनिट जो है इसकी लेज़र और होलोग्राफी, उस यूनिट को अपने पढ़ रहे हैं। कल की जो अपनी क्लास थी उसके अंदर अपने जो लेज़र था उस लेज़र के बारे में पढ़ रहे थे कि लेज़र अपने क्या होता है, किस प्रकार से। सबसे पहले तो अपने इसके अंदर पढ़ा था कि अपने लेज़र जो है उसकी आवश्यकता क्यों पड़ी। तो इसके अंदर अपने देखा था कि जो परंपरागत प्रकाश स्रोत है उससे जो तीव्रता उत्पन्न होती है विभिन्न स्रोतों से, वो n गुना अपने को प्राप्त होती है। जैसे यदि परंपरागत स्रोत से अपने देखें तो I जो प्राप्त होता है वो n गुना प्राप्त होता है, परंतु जो लेज़र है उससे आपको जो I प्राप्त होगा वो कितना होगा, n² के बराबर प्राप्त होगा। यानी ये कितना गुना आपको ज़्यादा मान दे रहा है, तो n गुना ज़्यादा मान अपने को दे रहा है। ठीक है, इसलिए अपने किसे काम में ले रहे थे, लेज़र या लेसर जो है उसे काम में ले रहे थे। उसके बाद में अपने देखा था कि लेज़र्स जो है वो बनते कैसे हैं। तो लेज़र बनते कैसे हैं इसकी व्याख्या अपने किसकी सहायता से कर सकते हैं, इसकी व्याख्या अपने जो इसका नाम है उसी नाम की सहायता से कर सकते हैं। नाम की सहायता से कैसे, जैसे L का मतलब मैंने आपको बताया था लाइट बनता है, ए का मतलब एम्प्लीफिकेशन बनता है, यहाँ T है एम्प्लीफिकेशन बनता है। और S का मतलब मैंने आपको बताया था स्टिमुलेटेड बनता है। और E का मतलब मैंने आपको बताया था एमिशन बनता है। तो लाइट एम्प्लीफिकेशन बाई स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। ठीक है, विकिरणों के उद्दीप्त उत्सर्जन के द्वारा प्रकाश का प्रवर्धन, यानी लेजर्स जो है उसका पूरा नाम यदि अपने देखें तो वो क्या होता है, विकिरणों के उद्दीप्त उत्सर्जन के द्वारा प्रकाश का प्रवर्धन। यानी प्रकाश जो है उसका प्रवर्धन करना है, एम्प्लीफिकेशन करना है। और किसकी सहायता से किया जाएगा, ये किया जाएगा विकिरणों के स्टिमुलेटेड एमिशन के द्वारा, यानी उद्दीप्त उत्सर्जन के द्वारा। उद्दीप्त उत्सर्जन क्या होता है ये अपने पढ़ेंगे थोड़ी देर बाद में, ये अपना टॉपिक आएगा उद्दीप्त उत्सर्जन। तो उद्दीप्त उत्सर्जन के द्वारा अपने क्या किया जाता है, लेज़र जो है इसका निर्माण किया जाता है। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि लेज़र जो है इसका सिद्धांत जो है उस सिद्धांत को दिया था आइंस्टीन ने। आइंस्टीन ने क्या किया था, इसके सिद्धांत को दिया था। और इसके सिद्धांत का उपयोग जो है, इसके सिद्धांत का उपयोग किसने किया था, टाउन्स नाम का जो वैज्ञानिक था उसने क्या किया था, इसके सिद्धांत को उपयोग में लिया था सर्वप्रथम। और इसने क्या किया था, इसने सूक्ष्म तरंगों के प्रवर्धन हेतु मेसर्स बनाए थे। इसने किसका निर्माण किया था, मेसर्स का निर्माण किया था। मेसर्स के अंदर M जो है उसका बनता है माइक्रोवेव, और A का फिर से ये बन जाता है माइक्रोवेव एम्प्लीफिकेशन बाई स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। ठीक है, सूक्ष्म तरंगों का प्रवर्धन किसके द्वारा, प्रकाश के उद्दीप्त उत्सर्जन के द्वारा। ठीक है, विकिरणों के उद्दीप्त उत्सर्जन के द्वारा जो माइक्रोवेव्स है उनका क्या करना है, आपको एम्प्लीफिकेशन करना है। तो मेजर्स के अंदर इसने क्या किया था, काम में इसे लिया था। इसके बाद में जो है कुछ एक वैज्ञानिक और थे, जैसे टाउन सोलो और एक था बासोव और प्रोखोरोव। इन्होंने क्या किया था, प्रकाश की आवृत्तियों पर इसे काम में लिया था। और सबसे पहले रूबिक क्रिस्टल का उपयोग करके लेज़र का निर्माण किया था मेमन ने। ठीक है, सबसे पहले लेज़र का निर्माण जो है वो किसके द्वारा किया गया था, तो रूबी क्रिस्टल जो है, रूबी क्रिस्टल को काम में लेकर के सबसे पहले, रूबी क्रिस्टल क्या है, किस तरीके से अपने लेज़र बनाया है ये अपने पढ़ेंगे, क्योंकि रूबी लेज़र आपके सिलेबस का पार्ट है। तो रूबी क्रिस्टल जो है इसे काम में लेकर के सबसे पहले जो लेज़र का निर्माण किया था वो किसने किया था, मेमन नाम का जो वैज्ञानिक था, इसने क्या किया था, सबसे पहले रूबी क्रिस्टल से बने लेज़र का निर्माण किया था। ठीक है, ये कुछ एक बातें आती है अपने किसके बारे में, लेज़र्स के बारे में। अब अपने कुछ एक टर्म्स और आती है इसमें, उनके बारे में पढ़ते हैं। एक तो आता है अवशोषण, एक आता है स्वतः उत्सर्जन, और एक आता है उद्दीपित उत्सर्जन। तो इसमें कुछ एक टर्म्स आती है जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। एक तो आता है अवशोषण, एक आता है स्वतः उत्सर्जन, और एक आता है उद्दीपित उत्सर्जन। तो देखिए कौन कौन सी टर्म है। एक तो है अवशोषण, एक आती है स्वतः उत्सर्जन, और एक टर्म अपने जो अभी अपने लिखी थी
उद्दीपित उत्सर्जन। ठीक है, इन तीनों टर्म्स जो है इनका एक एक करके अपने अध्ययन करेंगे। अवशोषण, स्वतः उत्सर्जन और उद्दीपित उत्सर्जन जो है इसका क्या मतलब है। तो सबसे पहले लेज़र की कार्यविधि की यदि अपनी बात की जाए तो लेज़र की कार्यविधि उद्दीपित उत्सर्जन पर क्या होती है, आधारित होती है। लेज़र की कार्यविधि जो है इसे यदि अपने देखा जाए तो लेज़र की जो कार्यविधि अपने है वो किस पर आधारित है। लेज़र की कार्यविधि उद्दीपित या प्रेरित बोल सकते हो, प्रेरित उत्सर्जन पर आधारित होती है। लेज़र की कार्यविधि की यदि आप लोग बात करोगे तो वो किस पर आधारित होगी, तो लेज़र की कार्यविधि प्रेरित यानी इंड्यूस्ड और जो आपके पास में उद्दीपित उत्सर्जन है उस पर क्या होती है, आधारित होती है। ये टर्म्स अपने जो लिखे इसका क्या मतलब है, इसे समझने के लिए अपने किसी एक निकाय को लेते हैं और मान लेते हैं निकाय जो है उस निकाय के अंदर दो ऊर्जा स्तर आपके पास में है, एक ऊर्जा स्तर m और एक ऊर्जा स्तर जो है वो कौन सा है, n। तो आपके पास में दो ऊर्जा स्तर है इस निकाय के अंदर, एक m है और एक जो ऊर्जा स्तर है वो कौन सा है, n है। और ये जो ऊर्जा स्तर है इनकी ऊर्जाओं की यदि बात की जाए तो ये जो लोअर एनर्जी लेवल है इसकी ऊर्जा Em और ये जो अपने पास में ऊपर वाला लेवल है इस पर एनर्जी कितनी है, En है। तो यहाँ तो अपनी ऊर्जा इसकी Em है और यहाँ जो ऊर्जा है इसकी कितनी है, En है। Em और En दो ऊर्जा स्तर है इस निकाय पर। निकाय जो है m और n स्तरों से मिलकर के बना हुआ है। अब यहाँ पर क्या किया जाता है, किसी एक फोटोन को आपतित किया जाता है। यहाँ क्या होता है, कोई एक फोटोन hν फोटोन जो है hν ऊर्जा का फोटोन यहाँ पर आपतित होता है। तो जब ये hν ऊर्जा का फोटोन यहाँ आएगा तो यहाँ से तीन कंडीशन अपने होगी, तीन प्रकाशिक घटनाएं होगी। वो तीन प्रकाशिक घटनाएं हमारे पास में क्या क्या हो सकती है, तो वो हो सकती है अवशोषण, स्वतः उत्सर्जन, उद्दीपित उत्सर्जन। ठीक है, तो तीन प्रकार की प्रकाशिक घटनाएं अपने यहाँ हो सकती है। सबसे पहले अपने इसके अंदर देखते हैं कि अवशोषण जो होता है उस अवशोषण का क्या मतलब है। ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ मैं अवशोषण, कि अपने जब एक फोटोन यहाँ आपतित हो रहा है तो अवशोषण यहाँ पर किस प्रकार से होगा। तो अपने मान लेते हैं कि प्रारंभ में अपने कोई परमाणु है जो कहाँ पर स्थित है, जो Em जो आपका ऊर्जा स्तर है उस पर क्या है, स्थित है। और अपने इस प्रकार से डायग्राम बना लेते हैं, ये n ऊर्जा स्तर है और ये m ऊर्जा स्तर है। ये जो आपका m ऊर्जा स्तर है यहाँ पर आपके पास में क्या है, कोई एक परमाणु है। ये अपनी बात कर रहे हैं जो संक्रमण हो रहा है इसका, उस संक्रमण से पूर्व की अपने बात कर रहे हैं, संक्रमण से पहले। ये जो अपने डायग्राम बना रखा है ये किसका है, संक्रमण से पूर्व का है। तो संक्रमण से पूर्व की अवस्था है ये। देखिए अपने फिर से मैं आपको बताता हूँ कि क्या हो रहा है। आपके पास में दो ऊर्जा स्तर है, एक ऊर्जा स्तर m है और एक ऊर्जा स्तर n है। इसकी ऊर्जा En है और इसकी ऊर्जा जो है वो कितनी है, Em है। और यहाँ पर आपके पास में कोई एक परमाणु स्थित है। वो परमाणु कौन से ऊर्जा स्तर में है, वो परमाणु आपका जो निम्न ऊर्जा स्तर है वहाँ पर स्थित है। अब क्या होता है, यहाँ एक फोटोन आपतित होता है hν आवृत्ति का। hν आवृत्ति का क्या होता है, एक फोटोन यहाँ पर आपतित होता है। ये जो फोटोन है इसकी यदि अपने ऊर्जा देखें तो फोटोन की ऊर्जा कितनी है, hν है। और यदि फोटोन की आवृत्ति का मान ज्ञात किया जाए, फोटोन की अपनी आवृत्ति देखें, फोटोन की यहाँ से क्या निकालें, अपनी आवृत्ति निकालें, तो आपको पता है E इक्वल क्या होता है, hν होता है। और आवृत्ति का मान आपको ज्ञात करेंगे तो आवृत्ति का फॉर्मूला बनेगा ν इक्वल E/h। और अब यदि ये फोटोन यहाँ पर उचित आवृत्ति का फोटोन हो, ये फोटोन जो है कैसा हो, उचित आवृत्ति का फोटोन। उचित आवृत्ति से अपने यहाँ मतलब बनेगा कि इतनी ऊर्जा का फोटोन हो जिससे ये परमाणु निम्न ऊर्जा स्तर से कहाँ चला जाए, उच्च ऊर्जा स्तर में चला जाए। तो उचित आवृत्ति का फोटोन ये कब होगा, उचित आवृत्ति का फोटोन ये तब होगा जब इस फोटोन के अंदर ऊर्जा जो है वो कम से कम कितनी हो, En-Em/h हो। ठीक है, En- यानी दोनों ऊर्जा अंतरालों के बराबर ऊर्जा का यदि अपने पास में कोई एक फोटोन यहाँ पर आपतित होता है तब क्या होगा, यदि ऐसा फोटोन यहाँ पर आपतित होगा तो इस फोटोन का परमाणु द्वारा क्या कर लिया जाएगा, अवशोषण कर लिया जाएगा। और अवशोषण के कारण जो परमाणु आपका निम्न ऊर्जा स्तर में है, जो परमाणु आपके पास में निम्न ऊर्जा स्तर में है वो कहाँ चला जाएगा, वो परमाणु चला जाएगा आपका उच्च ऊर्जा स्तर के अंदर। ठीक है, आगे नया डायग्राम यदि अपने यहाँ बनाते, यहाँ बना देता हूँ।
ये m ऊर्जा स्तर है और ये n ऊर्जा स्तर है। ये अपने बना रहे हैं संक्रमण के पश्चात, ये अपने कब बना रहे हैं? संक्रमण के पश्चात बना रहे हैं। तो अब ये जो आपके पास में परमाणु है ये कहाँ चला गया है? आपका उच्च ऊर्जा स्तर में चला गया है, ठीक है। और देखिए एक बार फिर से अपने क्या हो रहा है कि एक फोटोन आपके पास में आपतित हो रहा है, उचित आवर्ती का फोटोन है। उचित आवर्ती का मतलब हो गया इसकी ऊर्जा दोनों जो ऊर्जा अंतराल है उनके बराबर है। En माइनस EM के बराबर क्या है? इसमें ऊर्जा है। तो न्यू इक्वल En माइनस EM आवर्ती बटा H आवर्ती का फोटोन आपतित होता है और इस फोटोन का इस परमाणु के द्वारा क्या कर लिया जाता है? अवशोषण कर लिया जाता है। जब ये इसे अवशोषण करेगा तो ये अपने पास में इतनी ऊर्जा ग्रहण कर लेगा कि ये निम्न ऊर्जा स्तर से कहाँ चला जाए? उच्च ऊर्जा स्तर में चला जाए। अब देख सकते हो कि यहाँ क्या किया गया है? यहाँ फोटोन का अवशोषण किया गया है, परंतु ये अवशोषण किस प्रकार का है? ये बाहर से आने वाले फोटोन के कारण ऊर्जा अवशोषित करके उच्च ऊर्जा स्तर में जा रहा है, यानी ये किया जा रहा है उद्दीपन के द्वारा। इसलिए इसको क्या नाम दिया जाता है? इसलिए इसको नाम दिया जाता है उद्दीपित अवशोषण। अपने इसे क्या नाम देते हैं? उद्दीपित अवशोषण। उद्दीपित या आप लोग बोल सकते हो प्रेरित अवशोषण। तो उद्दीपित या प्रेरित अवशोषण का यहाँ से मतलब क्या निकल करके आएगा? उद्दीपित या प्रेरित का मतलब ये हुआ कि ये निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में गया है। क्यों गया है? इसकी जाने की वजह ये बाहर से आपतित फोटोन, ये बाहर से जो फोटोन आपतित हो रहा है इसके उद्दीपन के कारण या प्रेरणा के कारण ये क्या हो रहा है? निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर के अंदर जा रहा है, यानी इसने इसे क्या किया है? उद्दीपित किया है, ठीक है। जिससे ये क्या हुआ है? निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में पहुंचा, इसलिए अपने इसे नाम दिया गया है उद्दीपित अवशोषण का, ठीक है। तो ये हमारे पास में उद्दीपित अवशोषण था। अब अपने यदि बात करें इस संक्रमण की प्रायिकता की, तो संक्रमण की प्रायिकता जो है वो किस पर डिपेंड करेगी? एक तो डिपेंड करेगी दोनों ऊर्जा स्तरों पर, और एक ये डिपेंड करती है प्रति सेकंड आपतित फोटोनों की संख्या पर। ये किस पर डिपेंड करेगी? तो एक तो ये डिपेंड करेगी संक्रमण की प्रायिकता जो है, संक्रमण की प्रायिकता का मतलब हो गया कितने परमाणु जो है वो निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर की ओर जा रहे हैं। तो संक्रमण की प्रायिकता जो है वो किस पर निर्भर करेगी यहाँ कि ये जाएगा या नहीं जाएगा? तो ये डिपेंड करता है एक तो इनके ऊर्जा स्तरों पर, ठीक है। किस पर डिपेंड करेगा? ऊर्जा स्तरों पर, कि ऊर्जा स्तर जो है उनके बराबर ऊर्जा ये ग्रहण करके आए या नहीं आए। दूसरा ये डिपेंड करता है प्रति सेकंड आपतित फोटोनों पर, प्रति सेकंड आपतित फोटोनों की संख्या पर। तो एक तो ये ऊर्जा स्तरों पर डिपेंड कर रहा है और दूसरा किस पर डिपेंड कर रहा है? प्रति सेकंड आपतित फोटोनों की संख्या पर कर रहा है। यदि अपने ये मान करके चलें कि प्रति सेकंड आपतित फोटोन जो है, ये आपको पता होना चाहिए, अपने पढ़ा था लास्ट क्लास में कि प्रति सेकंड आपतित फोटोनों की संख्या जो है वो अपने किससे ज्ञात करते हैं? तो वो संख्या अपने व्यक्त की जाती है आपतित विकिरणों की तीव्रता के परिमाण से, यानी अपने प्रति सेकंड आपतित फोटोनों की संख्या यदि देखें, अपने क्या देखें? प्रति सेकंड आपतित फोटोनों की संख्या देखें कि प्रति सेकंड कितने फोटोन आपतित हो रहे हैं। तो ये संख्या अपने बताई जाएगी जो आपके पास में विकिरणें आ रही है उन विकिरणों की तीव्रता से, ठीक है। ये किसके द्वारा बताई जाएगी? ये आपतित विकिरणों की तीव्रता के द्वारा बताई जाएगी। ये आपतित विकिरणों की तीव्रता के परिमाण से क्या की जाएगी? व्यक्त की जाएगी। देखना एक बार फिर से मैंने आपको क्या बताया? मैंने आपको बताया कि प्रति सेकंड जो संक्रमण की अपने पास में जो संक्रमण की प्रायिकता आ रही है वो संक्रमण की प्रायिकता किस पर डिपेंड करती है? तो एक तो डिपेंड करती है ऊर्जा स्तरों पर, दूसरी वो डिपेंड करती है प्रति सेकंड आपतित फोटोनों की संख्या पर। अब प्रति सेकंड कितने फोटोन आपतित हो रहे हैं ये यदि अपने को ज्ञात करना हो तो प्रति सेकंड आपतित फोटोनों की संख्या जो है वो अपने प्राप्त करते हैं जो विकिरणें आपतित हो रही है उनकी तीव्रताओं के परिमाण से। जितनी विकिरणें आपतित हो रही है उनकी तीव्रता का आपको क्या कर लेना है? परिमाण ज्ञात कर लेना है, और वो परिमाण किसके बराबर अपने मान लेंगे? प्रति सेकंड आपतित फोटोनों की संख्या के बराबर मान लेंगे। दूसरा आगे आप लोग देखिए इसे, जो हमारे पास में तीव्रता आ रही है यह विकिरण के वर्णक्रमीय ऊर्जा घनत्व तथा
प्रकाश के वेग के गुणनफल के बराबर आती है। ये जो आपके पास में तीव्रता आती है, तीव्रता ये किसके बराबर आती है? ये बराबर आती है वर्णक्रमीय ऊर्जा घनत्व और जो प्रकाश का वेग है उन दोनों के गुणनफल के बराबर। ऐसा अपने जो लास्ट अपनी क्लास थी जिसके अंदर अपने ऊष्मागतिकी पढ़ रहे थे, ऊष्मागतिकी की 5वीं यूनिट अपने जहाँ पढ़ रहे थे वहाँ अपने ऐसा पढ़ा था कि जो ऊर्जा आपके पास में आ रही है प्रति सेकंड आपतित विकिरणों की तीव्रता यानी कितनी ऊर्जा अपने को प्राप्त हो रही है, तो वो किस पर डिपेंड करती है? E=cu फॉर्मूला हम लोगों ने वहाँ लिखा था। प्रति सेकंड उत्सर्जन की दर और अवशोषण की दर बराबर होती है यदि आपके पास में कृत्रिका हो, तो ऐसी बातें हम लोग पढ़ चुके हैं। तो यहाँ ये जो तीव्रता आपको प्राप्त होती है, ये तीव्रता किसके बराबर आती है? प्रकाश के वेग और वर्णक्रमीय ऊर्जा घनत्व के बराबर आती है। इस फॉर्मूले को आप लोग उसी प्रकार से समझ सकते हो जैसे मैं इसे ये लिखता, या मैं इसे ऐसे लिखता। जैसे अपने 5वीं यूनिट जो अपने उसकी पढ़ी थी उसमें कुछ ऐसा लिखा था, इसी को नए तरीके से कैसे लिख दिया? इसको लिख दिया गया है I न्यू इक्वल CU न्यू। ये न्यू जो बता रहा है, ये बता रहा है कि ये अपने वर्णक्रमीय ऊर्जा घनत्व है, वर्णक्रमीय या स्पेक्ट्रमी ऊर्जा घनत्व अपने काम में ले रहे हैं। और ये वर्णक्रमीय क्या है? यहाँ पर तीव्रता है। तो जो प्रति सेकंड संक्रमण की प्रायिकता है, प्रति सेकंड संक्रमण की प्रायिकता है, यानी P प्रायिकता लिख दी और M से N में जाने की वो किसके समानुपाती होती है? वो समानुपाती होती है U न्यू के। और यदि मैं इस समानुपाती को हटा देता हूँ तो यहाँ एक अनुक्रमानुपाती नियतांक लग जाता है और वो नियतांक कितना लगता है? वो लगता है BMN। यदि मैं इस अनुक्रमानुपाती के निशान को हटा देता हूँ तो यहाँ एक नियतांक लग जाता है BMN। ठीक है, ये BMN जो अपने लिखा है ये अपने पास में क्या है? ये अपने पास में आइंस्टीन का अवशोषण, आइंस्टीन का अवशोषण गुणांक है। ठीक है, ये हमारे पास में क्या है? ये हमारे पास में आइंस्टीन का अवशोषण गुणांक प्राप्त होता है। ठीक है, तो ये अपना टॉपिक था जिसके अंदर अपने अवशोषण की बात की थी कि अवशोषण जो है, इस अवशोषण का क्या मतलब होता है। तो अवशोषण का मतलब मैंने आपको बताया कि अवशोषण का क्या मतलब है। अपने पास में दो ऊर्जा स्तर है, एक M और एक N। एक की ऊर्जा EM है और एक की ऊर्जा जो है वो कितनी है? EN है। तो दो आपके पास में ऊर्जा स्तर हो गए M और N। और यहाँ पर क्या होता है? कोई एक उचित आवर्ती का फोटोन आपतित होता है। उचित आवर्ती का मान मैंने आपको बता दिया है, जिसकी ऊर्जा किसके बराबर हो? फोटोन की ऊर्जा जो है वो दोनों जो आपके पास में ऊर्जा लेवल है उनकी ऊर्जाओं के अंतर के बराबर हो, जिससे वो उनके बीच में जो एनर्जी बैंड है उस एनर्जी बैंड को वो क्या कर सके, या जो एनर्जी गैप है उस एनर्जी गैप को वो क्या कर सके? पार कर सके। तो एनर्जी गैप को पार करने के बराबर उसकी ऊर्जा होनी चाहिए। EN माइनस EM के बराबर उसमें क्या होनी चाहिए? ऊर्जा होनी चाहिए। इतनी ऊर्जा का फोटोन यदि इस पर आपतित होगा तो इस फोटोन का परमाणु जो निम्न ऊर्जा स्तर में उसके द्वारा क्या कर लिया जाएगा? इसका अवशोषण कर लिया जाएगा। अवशोषण के बाद में वो कहाँ पहुँच जाएगा? आपका उच्च ऊर्जा स्तर में पहुँच जाएगा। हालांकि यदि अपने इस उत्सर्जन की बात करें तो ये अपने किसके द्वारा किया गया है? ये बाहर से जो फोटोन आपतित हो रहा है उसके द्वारा किया गया है, इसलिए इसका नाम क्या देते हैं? अपने उद्दीपित अवशोषण देते हैं। आगे अपने इसकी बात की है कि ये जो कितने संक्रमण की प्रायिकता जो है ये किस पर डिपेंड करेगी? तो एक तो ये करेगी ऊर्जा स्तरों पर, दूसरा ये किस पर करती है? प्रति सेकंड जो अपने पास में फोटोन आपतित हो रहे हैं उनकी संख्या पर डिपेंड करती है। तो प्रति सेकंड आपतित फोटोनों की संख्या वो अपने कैसे ज्ञात करेंगे? तो प्रति सेकंड आपतित फोटोनों की संख्या जो है वो हम लोग ज्ञात करते हैं जो आपके पास में आपतित विकिरण उनकी तीव्रताओं के परिमाण से। और उनकी तीव्रताओं का जो परिमाण है वो किसके बराबर होता है? तो वो प्रकाश के वेग और वर्णक्रमीय ऊर्जा घनत्व के गुणनफल के बराबर होता है। तो इससे आप लोग देख सकते हो कि जो प्रति सेकंड संक्रमण की प्रायिकता है PMN है, M से N में जाने की जो प्रायिकता है वो किसके समानुपाती होती है? वो समानुपाती होती है वर्णक्रमीय ऊर्जा घनत्व U न्यू के। समानुपाती या अनुक्रमानुपाती का निशान आपने हटाया तो एक नियतांक लगा BMN। इस नियतांक को क्या कहा जाता है? इस नियतांक को कहा जाता है आइंस्टीन का अवशोषण गुणांक BMN। ठीक है, तो ये अपने पास में क्या है? ये अपने पास में अवशोषण है। अवशोषण के बाद में जो अगली टर्म आती है वो हमारे पास में आती है स्वतः उत्सर्जन। तो अपने अब देखते हैं कि स्वतः उत्सर्जन जो है, इस स्वतः उत्सर्जन का क्या मतलब है।
स्वतः उत्सर्जन। देखिए अपने दो प्रकार के उत्सर्जन यहाँ पढ़ेंगे, एक तो होगा स्वतः उत्सर्जन और एक होगा उद्दीपित उत्सर्जन। स्वतः उत्सर्जन देखिए जो परमाणु कहाँ चला गया, जो उच्च ऊर्जा स्तर में चला गया है, ये उच्च ऊर्जा स्तर से फिर से कहाँ आएगा, निम्न ऊर्जा स्तर में आएगा। ठीक है, यानी ये पुनः क्या कहाँ पहुँच जाएगा, ये पुनः निम्न ऊर्जा स्तर में पहुँच जाएगा। और इसके लिए ये क्या करेगा, आपके पास में जैसे अभी अपने क्या किया है, अवशोषण पढ़ा है। अवशोषण के अंदर अपने परमाणु को निम्न ऊर्जा स्तर से कहाँ पहुँचा दिया है, उच्च ऊर्जा स्तर में पहुँचा दिया है। तो अब ये उच्च ऊर्जा स्तर में हमेशा तो रहेगा नहीं, थोड़े ही समय तक रहेगा, लगभग कितना रहेगा, 10⁻⁸ सेकंड या 10 सेकंड तक ये अपने क्या रहेगा, यहाँ पर रहेगा। तो 10⁻⁸ सेकंड तक ये कौन सी अवस्था में रहता है, अपने उच्च ऊर्जा स्तर में रहेगा। फिर ये कहाँ आ जाएगा, पुनः अपने आप निम्न ऊर्जा स्तर में फिर से आ जाएगा। जब ये निम्न ऊर्जा स्तर में लौट करके आता है तब ये क्या करेगा, जो फोटोन इसने अवशोषित किया है उस फोटोन को फिर से ये क्या कर देगा, उत्सर्जित कर देगा। ठीक है, उस फोटोन को ये फिर से क्या कर देगा, उत्सर्जित कर देगा। अब ये जो फोटोन उत्सर्जित कर रहा है, इसकी आवृत्ति का यदि आप लोग मान देखोगे तो इसकी आवृत्ति का मान कितना होता है, इतना होता है Em/h आवृत्ति का फोटोन जो है ये क्या करेगा, उत्सर्जित करेगा। यदि अपने ये मान लें कि ये निकाय जो है इसमें बहुत सारे परमाणु जो है वो अपने कौन से स्तर में है, उच्च ऊर्जा स्तर में है, तो इससे क्या होगा, अपने पास में बहुत सारे फोटोन जो है वो उत्सर्जित होकर के आएंगे। यदि अपने ये मान करके चले कि अपना ये जो निकाय है ये जो निकाय अपने पास में है जिसमें एक ऊर्जा स्तर m है और एक ऊर्जा स्तर जो है वो क्या है, n है। यदि ये बहुत सारे कणों से मिलकर के बना हुआ है तो यहाँ से क्या होगा, अपने पास में बहुत सारे फोटोन जो है वो उत्सर्जित होंगे। अब ये जो फोटोन इससे उत्सर्जित होंगे तो अपने देखते हैं कि स्वतः उत्सर्जन के द्वारा जो फोटोन उत्सर्जित होते हैं उनमें आपस में किसी भी प्रकार की कला संबद्धता नहीं होती है। यानी वो किस प्रकार के होते हैं, तो वो होते हैं कला असंबद्ध। ये जितने भी फोटोन आ रहे हैं ये कैसे होते हैं, ये फोटोन कला असंबद्ध होते हैं। ठीक है, स्वतः उत्सर्जित द्वारा ये जितने भी आते हैं ये कैसे होते हैं, कला असंबद्ध होते हैं। और इनकी यदि प्रायिकता की बात करें तो इनकी प्रायिकता डिपेंड करती है किस पर, इसकी प्रायिकता डिपेंड करती है सिर्फ इन दोनों ऊर्जा स्तरों पर। ठीक है, इन दोनों ऊर्जा स्तरों पर ये डिपेंड करेगी। ये आपतित विकिरण जो है उसकी जो तीव्रता अपने ले रहे हैं उस तीव्रता पर ये डिपेंड नहीं करेगा। आई बात समझ में आपकी, यानी जो स्वतः उत्सर्जन अपने पास में हो रहा है, स्वतः उत्सर्जन में इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि कितनी तीव्रता का प्रकाश जो है वहाँ पर आपतित हो रहा है। स्वतः उत्सर्जन जो है वो किस पर डिपेंड करता है, स्वतः उत्सर्जन जो है उसकी प्रायिकता जो है वो डिपेंड करती है सिर्फ इन ऊर्जा स्तरों पर। ठीक, और जो आइंस्टीन है, आइंस्टीन के अनुसार n से m में आने की प्रायिकता जो है वो हमेशा क्या रहती है, एक कांस्टेंट के बराबर रहती है। यानी b n से m में आने की जो प्रायिकता है ये क्या रहती है, हमेशा कांस्टेंट रहती है। किसके अकॉर्डिंग, आइंस्टीन के अकॉर्डिंग। और ये कितनी रहती है, a/n/m रहती है। तो b/n/m जो है वो किसके बराबर है, a/n/m के बराबर है। तो आपने दो टर्म पढ़ ली, एक उद्दीपित अवशोषण पढ़ लिया और एक पढ़ लिया स्वतः उत्सर्जन। स्वतः उत्सर्जन के अंदर आपने क्या पढ़ा है कि जो आपके पास में उच्च ऊर्जा स्तर में फोटोन है वो क्या करेगा, एक जो आपके पास में परमाणु है उच्च ऊर्जा स्तर में वो एक फोटोन का क्या करेगा, उत्सर्जन करेगा। और फोटोन का उत्सर्जन करने के बाद में वो फिर से कहाँ आएगा, निम्न ऊर्जा स्तर में आएगा। यदि आपके पास में जो निकाय है ये बहुत सारे परमाणुओं से मिलकर के बना हुआ है तो सभी परमाणु क्या करेंगे, अलग अलग फोटोन जो है उनको उत्सर्जित करेंगे और निम्न ऊर्जा स्तर में पहुँचेंगे। उन जिन फोटोनों का वो क्या करते जा रहे हैं, उत्सर्जन करते जा रहे हैं, उनके मध्य किसी भी प्रकार की कला सम्मतता या दिशा जो है वो क्या नहीं होगी, उनकी समान नहीं होगी। अगर ये दोनों समान नहीं है, ध्रुवण तल समान नहीं है, तो वो आपका जो प्रकाश होगा या जो फोटोन होंगे वो सभी के सभी क्या होंगे, कला असंबद्ध होंगे। ठीक है, कला असंबद्ध प्रकाश स्रोत आपका प्राप्त होगा। और आइंस्टीन के अकॉर्डिंग जो स्वतः उत्सर्जन है उसकी दर हमेशा क्या रहती है, एक समान रहती है या नियत रहती है। वो किसके बराबर रहती है, a/n/m के बराबर रहती है। अब आगे अपने बात करते हैं कि जो उद्दीपित उत्सर्जन या जो प्रेरित उत्सर्जन है वो अपने पास में क्या होता है। तो देखिए, उद्दीपित उत्सर्जन या प्रेरित उत्सर्जन,
नेक्स्ट अपने आता है उद्दीपित उत्सर्जन या प्रेरित उत्सर्जन। इस टॉपिक की अपनी बात कर रहे हैं, उद्दीपित उत्सर्जन या प्रेरित उत्सर्जन की। तो ये ऊर्जा स्तर आपका m ऊर्जा स्तर है और ये जो ऊर्जा स्तर है कौन सा है, n ऊर्जा स्तर है। यहाँ ऊर्जा मान लेते हैं कितनी है, Em है, और यहाँ ऊर्जा मान लेते हैं कितनी है, En है। Em और En जो है वो क्या है, ऊर्जा है। तो आइंस्टीन अपने को ये बोलता है कि इस बात की कोई ज़रूरी नहीं है कि ये फोटोन क्या किया जाए, अवशोषित किया जाए, और फोटोन को परमाणु अवशोषित करके कहाँ जाए, उच्च ऊर्जा स्तर में जाए, ऐसा होना हमेशा ज़रूरी नहीं है। आई बात समझे। जो अपने आइंस्टीन है, आइंस्टीन क्या बोल रहा है, आइंस्टीन बोल रहा है कि ये हमेशा ज़रूरी नहीं है कि ये जो फोटोन आ रहा है इसका क्या हो, अवशोषण हो। ये फोटोन क्या कर सकता है, ये फोटोन यहाँ जो परमाणु स्थित है इस परमाणु के द्वारा अवशोषित हो सकता है, और परमाणु के द्वारा अवशोषित होकर के यहाँ पर ये एक दूसरे फोटोन को भी क्या कर सकता है, अवशोषित नहीं बोलना, अनुन्य क्रिया बोल देना आप लोग। अवशोषण का मतलब तो ये हो जाता है अवशोषण गुणांक। तो अपने यहाँ क्या हो सकता है, यहाँ जो अवशोषण की बजाय क्या हो सकता है, उत्सर्जन भी हो सकता है। ठीक है, फिर से देखना, आइंस्टीन अपने को बोल रहा है कि ज़रूरी नहीं है जो फोटोन आए उसका क्या हो, हमेशा अवशोषण हो सकता है ये फोटोन उच्च ऊर्जा स्तर जो है वहाँ पर जाए और वहाँ पर अनुन्य क्रिया करके एक दूसरे फोटोन को भी क्या कर दे, उत्सर्जित कर दे, जैसा आपको सामने दिख रहा है। तो ये जो अपने फोटोन यहाँ पर उत्सर्जित हो रहा है, ये फोटोन जो है ये कला में, दिशा में और ध्रुवण में क्या होता है, बिल्कुल समान होता है। किसके, ये समान होता है जो फोटोन इस पर आपतित हो रहा है। जो फोटोन यहाँ आपतित हो रहा है उस फोटोन के, ये फोटोन जो दूसरा हो रहा है, ये दोनों फोटोन जो है ये दोनों किसके हैं, इसके कला में, दिशा में और ध्रुवण में हमेशा क्या है, समान है। यानी आप लोग बोल सकते हो ये जो प्रकाश आपको प्राप्त होता है, ये प्रकाश कैसा प्राप्त होता है, ये प्रकाश आपको कला संबद्ध प्रकाश जो है वो प्राप्त होता है। आई बात समझ में। यानी यहाँ जो आपको प्रकाश प्राप्त हो रहा है ये कैसा प्राप्त हो रहा है, ये प्रकाश आपको प्राप्त हो रहा है कला संबद्ध। ठीक है, और ये जो प्रक्रिया है इसको क्या नाम दिया जाता है, इसको नाम दिया जाता है उद्दीपित उत्सर्जन। इस क्रिया को अपने किस नाम से जानते हैं, तो इस क्रिया को अपने जाना जाता है उद्दीपित उत्सर्जन के नाम से। ये जो अपनी क्रिया हुई है इसको अपने किस नाम से जानते हैं, उद्दीपित उत्सर्जन के नाम से जानते हैं। दूसरा, ये जो प्रकाश आपको प्राप्त होगा ये तीव्र प्रवर्धित प्रकाश जो है अपने को प्राप्त होगा। इसके अलावा यहाँ जो प्रायिकता होगी, जो संक्रमण की दर होगी n से m में जाने की, p जो ऊर्जा स्तर है, ये p ऊर्जा स्तर नहीं है, p प्रायिकता है, n से m में जाने की जो प्रायिकता है, ये प्रायिकता किस पर डिपेंड करेगी, तो ये प्रायिकता डिपेंड करेगी एक तो इन ऊर्जा स्तरों पर। ये प्रायिकता किस पर डिपेंड करेगी, एक तो डिपेंड करेगी इन ऊर्जा स्तरों पर। दूसरी ये प्रायिकता किस पर डिपेंड करती है, दूसरी ये प्रायिकता डिपेंड करती है जो आपके पास में आपतित प्रकाश है या जो आपतित फोटोन है उस आपतित फोटोन की तीव्रता पर। जो आपके पास में प्रकाश या फोटोन जो आपतित हो रहा है उसकी तीव्रता पर भी ये क्या करती है, डिपेंड करती है। तीव्रता पर डिपेंड करती है, यानी जो आपके पास में ऊर्जा घनत्व है उस स्पेक्ट्रमी या वर्णक्रमी ऊर्जा घनत्व पर भी ये क्या करती है, डिपेंड करती है। तो ये हमारे पास में कौन सा उत्सर्जन आता है, ये उत्सर्जन आता है उद्दीपित उत्सर्जन। ठीक, उद्दीपित उत्सर्जन के अंदर जो आपकी प्रायिकता आ रही है n से m में जाने की, वो किसके समानुपाती आती है, वो समानुपाती आती है u न्यू के। जो आपके पास में स्पेक्ट्रमी ऊर्जा घनत्व है उसके क्या आ रही है, समानुपाती आ रही है u न्यू के। यदि यहाँ से आप लोग क्या कर देते हो, समानुपाती को हटा देते हो, यदि अपने क्या करते हैं यहाँ से समानुपाती को हटा दें तो यहाँ आता है एक नियतांक Bnm, अपना क्या है, एक नियतांक है। ये जो Bnm अपने नियतांक लिखा है, ये नियतांक आइंस्टीन का उत्सर्जन गुणांक कहलाता है। ये जो नियतांक आपने लिखा है ये क्या कहलाता है, आइंस्टीन का उत्सर्जन गुणांक। ठीक है, तो ये जो अपना नियतांक है इस नियतांक को किस नाम से जानते हैं, इस नियतांक को अपने बोलते हैं आइंस्टीन का उत्सर्जन गुणांक। ये जो अपने प्रक्रिया है ये क्या कहलाती है, उद्दीपित उत्सर्जन कहलाती है। देखिए अवशोषण के अंदर तो क्या हो रहा था, फोटोन को अवशोषित कर रहा था परमाणु, और कहाँ जा रहा था, जैसे ये डायग्राम बना है, निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में जा रहा है, और स्वतः उत्सर्जन में अपने आप उत्सर्जित हो रहा है, और उद्दीपित में उद्दीपित करके ये क्या किया जा रहा है,